स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे एएफएसपीए आतंकों पर। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में ये जानकारी दी है। शाह ने लिखा कि एएफएसपीए के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में नागालैंड में सेना के हाथों 13 आम लोगों के मारे जाने और एक अन्य घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद असम में अफस्पा हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। ये एक्ट मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों में, असम से लगने वाले उसके सीमावर्ती जिलों के 8 पुलिस थाना क्षेत्रों के अलावा नागालैंड और असम में लागू है। केंद्र सरकार ने जनवरी की शुरुआत में नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक पूर्वोत्तर में विद्रोह की घटनाएं घटकर 2021 में केवल 209 रह गई हैं, जबकि 1999 में इनकी संख्या 1749 थी। 2019 से 2022 तक 6,900 से ज्यादा उग्रवादियों ने 4,800 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। देखिए, इसकी मांग उठाई गई थी और उसके बाद ये जो तमाम चीजें की गई हैं, दायरा जो कम किया गया है, इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्या इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए हुई या इस मांग को उठाया गया क्योंकि जो अधिकार थे सेना के पास उनमें उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यदि कोई घटना हो गई है वो सीधे शूट आउट कर सकते थे और यहां तक कि पुलिस मामला जरूर दर्ज कर सकती है लेकिन न्यायालय तक कोई नहीं जाता। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूर हो सकता था। तो देखिए, पावर तो थी, उस पावर को यदि कम किया है, उस दायरे को थोड़ा समेटा है, क्या सिर्फ एक वजह से या इसके पीछे कोई और भी बात है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये लागू है और जिस तरीके से ये मांग उठी थी वापस लेने की, उसमें एक मुझे लगता है बड़ा निर्णय है। आगे क्या होगा? क्या इससे जो उपद्रव है नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, जब पावर ऐसा था कि कुछ होने से पहले सोचा जाता, लेकिन इन चीजों का जब दायरा ही कम कर दिया गया है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ प्रैक्टिकली चीजें इसके पीछे होंगी जो विशेषज्ञों ने सोची होंगी या जो बात होगी, क्योंकि ये जो आया है इसको ऐसे ही आम तौर पर ले लिया गया हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एक चीज की वजह से हुआ है। बहरहाल क्या है इसके पीछे, विशेषज्ञों से ही हम बात करेंगे। मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनुपम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी जुड़े हैं। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करना चाहती हूं। एएफएसपीए या हम कहें अफस्पा, हम इसकी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जानना उन दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार सिर्फ एक मांग उठाई गई थी इसलिए इसको कम कर दिया, क्योंकि जो पावर थी उस पावर को आप कम करके क्या करना चाहते हैं? क्या इससे वाकई उपद्रव नहीं बढ़ेगा? किस तरह से इसको समझें? देखिए राखी जी, अफस्पा की जहां तक बात है और नॉर्थ ईस्ट के कंसर्न में अगर इसको देखा जाए तो अफस्पा अपने आप में जो अपनी पूरी परिभाषा है उसके हिसाब से उन इलाकों में लगाया जाता है जहां पर डिस्टर्बेंस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है। मतलब जहां पर डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा बढ़ जाए या बढ़ जाने की संभावना हो कि वहां पर लोकल पुलिस का जो भी एक्शन है वो फेल होता हुआ दिखाई दे, और तभी वहां पर एक अनुभवी सेना का जो एक्सपीरियंस है उसकी आवश्यकता होती है, सेना के संसाधनों की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से अफस्पा कई सारे इलाकों में लगाया भी जाता है और कई सारे इलाकों में हटाया जाता है। हटाया उस समय जाता है जबकि गवर्नमेंट को लगने लगता है कि अब वहां पर जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात हम कर रहे थे या जिस वजह से वो लगाया गया था, अब धीरे धीरे करके वहां पर वैसी स्थितियां नहीं रह गई हैं, या रह भी गई हैं तो इतने बड़े दायरे में वो भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। देखिए, अफस्पा लगाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे अपने देश की अखंडता को के लिए या अपनी देशवासियों की सुरक्षा के लिए या किसी ऐसे समय में इस कानून को लगा सकती है जब गवर्नमेंट को लगने लग जाएगी कोई पर्टिकुलर एरिया इंसर्जेंसी से इतना ज्यादा मारा हुआ है कि वो भारत देश से अलग होने की भी सोच सकता है। तो यही होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और ऐसा भारत देश में कई इलाकों में देखा गया है आजादी के बाद से आज तक। और इन्हीं सिचुएशनों को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर अफस्पा जैसे कानून लगाए जाते हैं।
कभी कभी कुछ लोकल कानून भी बना दिए जाते हैं और कभी कभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पे इंसर्जेंसी में काफी कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना उपद्रव 90 के दशक और उसके बाद में देखा गया था, आज उतना नहीं देखा जा रहा है, और देखा भी रहा है तो कुछ जिलों तक वो सीमित रह गया है। और इसी वजह से भारत सरकार अब सेना का वहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, क्योंकि देखिए सेना भले ही किसी भी कारण से लगाई गई हो, लेकिन जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, जो हमारे मानवाधिकार संगठन है, वो हमेशा सेना के द्वारा शासन को या सेना के द्वारा लॉ इन्फोर्समेंट को गलत बताते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के जब विरोधाभास की बातें उठने लगती हैं, तब गवर्नमेंट का ये दायित्व बन जाता है कि वो बार बार उसको देखे, उसका अध्ययन करे, और सिचुएशन को समझने के बाद अगर रिक्वायरमेंट ना लगे तो उसको हटाया भी जा सकता है। यहाँ पर ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि अगर भविष्य में रिक्वायरमेंट बनी तो फिर से क्या नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जा सकता है, सारे एक्ट लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो लोकल पुलिस की बनती है। नॉर्थ ईस्ट के जितने पुलिस स्टेशन हैं अब उनको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि सेना अपने जो संसाधनों का उपयोग है वो अब शायद बहुत सीमित मात्रा में करेगी, और सीमित मात्रा में करने के बाद लोकल पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और लोकल पुलिस को इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर अब किसी तरह का उपद्रव भविष्य में ना होने पाए, क्योंकि अगर भविष्य में होता है तो हो सकता है सेना को फिर से अपनी कमान लेनी पड़ जाए। इसके दोनों तरफ के प्रो एंड कॉन्स हैं, हम घंटों इसके ऊपर विवाद कर सकते हैं कि क्या अफवाह लगाने से फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी दिखाते हुए भारत सरकार ने अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको देखते हुए कि अब वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है, इस वजह से इस एक्ट को अब थोड़ा सा रिपील करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अभी भी पूरे नॉर्थ ईस्ट से इसको रिपील नहीं किया गया। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर इंसर्जेंसी जैसे हालात अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उग्रवादियों के अंदर अभी भी इतना खौफ नहीं आया है कि वो लोकल पब्लिक को परेशान न कर पाए। बिल्कुल। इसी खौफ को देखते हुए कुछ इलाकों में अभी भी अफवाह लगाया जाएगा, लेकिन अब वो बहुत ही सीमित मात्रा में लगाया जाएगा। राखी, बिल्कुल ठीक है। राजेश भारती जी, अफसपा को लेकर आपकी क्या राय है, और जो भी निर्णय हुआ है इसको हम किस तरह से समझें और क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि आसपा को लेके पहले एक उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे थोड़ा सा हम अपने दर्शकों से बात कर लें। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत में शुरू हुआ तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आसपा लेके आई थी। जब देश आजाद हो गया तो फिर जो है उसके बाद 1958 में भारत सरकार ने जो है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून लेके आई, और भारत में इसका पहली बार प्रयोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ही शुरू हुआ। और आसपा में पुलिस के पास, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो हमारे देश में नॉर्मली सिविलियन कमांड में रखा गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम आ गया है, जैसे मुंबई है या दिल्ली, या प्रयोग के तौर पे और भी जगह शुरू हुआ है, तो जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता है वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए डायरेक्ट पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम नहीं है वहां जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नियंत्रण में काम करती है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस के पास 3 स्पेशल पावर होते हैं: सर्च, ऑपरेशन और अरेस्ट का पावर, कि कहीं भी जो है रीजनेबल सस्पिशन के बेस पे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्रीमाइस में सर्च कर सकते हैं, कोई किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जब पुलिस जो है सिविलियन कंट्रोल में रह के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाती है तो सिविलियन कंट्रोल से जब स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो हम ये जो है आसपा लगाते हैं आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर। इसमें नाम से तो लगता है कि ये अधिकार सिर्फ आर्मी को मिलता नहीं, ये अधिकार जो है ना पैरामिलिट्री को मिलता है, या कहिए सेंट्रल पुलिस। पैरामिलिट्री जो हम नॉर्मली सीआरपीएफ या बीएसएफ को हम पैरामिलिट्री फोर्स कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, टेक्निकली ये सेंट्रल पुलिस फोर्स है। पैरामिलिट्री उस फोर्स को कहते हैं जिसमें आर्मी के लोग डेपुटेशन पे आते हैं, लेकिन बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में जो है वो आर्मी के ऑफिसर्स डेपुटेशन पे नहीं आते, तो ये सेंट्रल पुलिस फोर्स है। तो जहां भी सिविलियन कंट्रोल में स्थिति नियंत्रण में नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, इंसर्जेंसी बढ़ गई है, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है नियंत्रण में रख पा रही है सिविल तंत्र, तो सिविल तंत्र से बाहर के तंत्र को इन्वॉल्व करके व्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक जो है हथियार के रूप में या एक जो है राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाया गया है। लेकिन लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए तो
वो कोई भी अधिकार जब किसी को भी रीजनेबल सस्पेंशन की जो है तार्किक संशय है, इसके आधार पे किसी को अरेस्ट करने का अधिकार देना, इवन पुलिस को भी देना, या इवन जो है सर्च का अधिकार देना, तो जब पुलिस को भी आप दे देते हैं रीजनेबल सस्पेंशन के बेस पे, तो वहीं से ह्यूमन राइट या जो हम कहते हैं लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था लोगों से चलती हो, लोगों के लिए चलती हो, लोगों के द्वारा चलती हो। और जब ये अधिकार हम आर्मी और पैरामिलिट्री वगैरह को दे देते हैं, तब तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। और वैसे में लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है लोकतांत्रिक मूल्य अलग चीज है और राज्य व्यवस्था अलग चीज है। सॉवरेंटी आज बड़ी चीज हो गई है, स्टेट को मेंटेन रखना बड़ी चीज हो गई है। मानवता जाती हो तो जाती हो, मानवता सेक्रीफाइस करते हो। हम जानते हैं कि मणिपुर में इरोम शर्मिला जो है कितने वर्षों से इसी आस्था के विरोध में जो है वो आमरण अनशन पे हैं, और उस अनशन के बाद भी जो है अभी भी जो हटाया गया है उसमें नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में तब भी लगा हुआ है। तो ये पूरी तरह नहीं, इवन दर्शकों को शायद ये जानकारी हो या नहीं कि ये चंडीगढ़ में तो 2012 तक, सितंबर 2012 तक लगा हुआ था। वैसे भारत में आसपास जहां भी लगा उसमें सबसे पहले जो है अक्टूबर 1907 में ये आसपा को सबसे पहले पंजाब में विड्रॉ किया गया, फिर पंजाब के बाद त्रिपुरा और मेघालय में इसको हटाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आज भी है और अभी 3 राज्यों में हटाने की बात हुई है। हम इसका जो है निश्चित रूप से ये आसपा हटा है तो ये लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला है और इसको भारत के अन्य राज्यों में भी हटाना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें हर समय समझना होगा कि राज्य व्यवस्था को यदि मजबूत रखना है तो इस तरह के अधिकार जो है राज्य तंत्र के पास रहता है और आगे भी रहेगा। इसका प्रयोग हट गया है, स्वागत योग्य है, आगे नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है। बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल और है यहाँ पे अनुपम जी, जैसे ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि जितने भी अशांत क्षेत्र थे उनके लिए ये लागू किया जाता था, जहाँ पर लग रहा था कि कंट्रोल नहीं हो सकता है या वहाँ की जो पुलिस है कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए ये एक तमाम चीजें सेना के लोगों को दी गई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस बात की श्योरिटी भी तो नहीं है कि अब वो स्थितियां, ठीक है सरकार की तरफ से हम देखें हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि चीज़ें बैलेंस्ड हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं, कई बार हो जाती हैं, जिनको संभालना मुझे लगता है मुश्किल होगा। वो एक लंबे समय तक एक जांच में चली जाती है, लेकिन उस एक्टिविटीज़ में या उन जो भी घटनाएं होती हैं उनमें लोगों की जान तो चली ही जाती है। ऐसी बहुत घटनाएं हम देख चुके हैं, तो मुझे लगता है इस बात की श्योरिटी तो नहीं है। उनको कैसे समझ पाएंगे, और उसके लिए भी कुछ मुझे लगता है सोचे जाने की जरूरत है। देखिए, अफस्पा जैसा कानून लगाने की जरूरत तभी पड़ती है राकेश जी जबकि ऐसा लगे कि लोकल पुलिस, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल लोकल पुलिस का बन जाता है कि क्या वो सिचुएशंस को डील करने में सक्षम हो पा रही हैं, और अगर सक्षम नहीं हो पा रही तो ऐसे क्या कारण है जो कि उनको सक्षम नहीं होने दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हमने देखा है कि जब भी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं तो लोकल पुलिस ने किसी न किसी तरह से अपनी अक्षमता साबित की है, या ऐसा भी कई इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जब वो विद्रोहियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। तो इससे भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? भारत सरकार क्या उसको ऐसा करते हुए देख सकती थी? बिल्कुल नहीं देख सकती थी। भारत सरकार को उसमें स्टेप लेना चाहिए था और भारत सरकार ने स्टेप लिया। सेना के साथ देखिए कुछ समस्याएं आती हैं, हम सेना को बहुत जल्दी से उसमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जी देखिए यहाँ पर उन्होंने जातियां कही हैं या ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया गया किसी पर्टिकुलर इलाके में। क्योंकि सेना काम करने का ढंग थोड़ा सा अनुशासित होता है, उनके पास संसाधन वो होते हैं जो कि आमतौर पर लोकल पुलिस के पास नहीं होते हैं, और थोड़ा सा पावर भी उनके पास इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में उनके पास ज्यादा हो जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेना के पास लोकल पुलिस जैसा पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता है। वो अपने कामों को घटना हो जाने के बाद ही बता सकते हैं और ज्यादातर वो डिफेंसिव मोड में ही रहते हैं। आप देखिए सेना को जब भी कटघरे में खड़ा किया जाता है सेना अपना बचाव करती हुई दिखाई देती है। सेना कभी भी काम करने से पहले अपना बड़प्पन नहीं दिखाती है या कुछ ऐसे हालात नहीं क्रिएट करती है जिससे कि उसको वाहवाही मिले या कुछ ऐसा कुछ। सेना को वाहवाही नहीं चाहिए होती है, वो अपना काम करती है और अपना काम खत्म करके मिशन को अंजाम देके वो निकल जाती है। और इंसर्जेंसी वाले हालातों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई छोटी सी घटना हो या मानवाधिकार रिलेटेड घटना हो जाए या किसी व्यक्ति ने कोई प्रोटेस्ट लंबा किया, जैसे इरोम शर्मिला जी का नाम हम लोग देख रहे हैं,
हमें एक और घटना याद रहनी चाहिए कि मनोरमा देवी नाम की एक महिला थी जिनकी आसाम राइफल्स की कस्टडी में मौत हो गई थी, यही मणिपुर के अंदर ही। और उस समय भी सिविल सोसाइटी ने इस बात का बड़ा हंगामा किया था कि अफस्पा को हटाया जाए और सेना के पास से सारे अधिकार छीन लिए जाए। इस तरह की बातें होती रहती हैं और यही लोकतंत्र की खूबी भी है और यही लोकतंत्र की खामी भी है। क्योंकि जब मैं आर्टिकल 355 की बात करता हूँ भारत देश के संविधान की, तो वो साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करता पाया जाता है तो भारत सरकार उसको किसी भी तरह से काबू कर सकती है। मणिपुर हो या नागालैंड हो या गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियां हो, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहां पर विदेशों से फंड किए हुए उग्रवाद को हमने कई सालों तक झेला है। और विदेशों से फंड होता है, इसका मतलब उनके निहित स्वार्थ छुपे होते हैं। जो उग्रवादी हैं वो निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो कोई आजादी की लड़ाई या कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर रहे थे। सर ने, भारती साहब ने बताया था कि पहली बार इसका इस्तेमाल क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने किया था। तो देखिए वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन हमको याद रहे जो सबसे पहला अफस्पा जैसा कानून भारत में लगा था या यूज किया गया था वो 1947 के पार्टीशन में किया गया था। जिस समय भारत का बंटवारा हो रहा था, तमाम इलाकों में दंगे हो रहे थे, तमाम इलाकों में मारकाट मची हुई थी, तब इस कानून का ये नाम नहीं था, लेकिन अलग अलग बंगाल में कुछ और नाम था, पंजाब में कुछ और नाम था, राजस्थान के कुछ इलाकों में इसको और नाम से लगाया गया। देखिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जवाबदेही तय होनी जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन लोकतंत्र का भी काम करने का एक तरीका होता है और सेना चूंकि लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो उसको कभी न कभी इन चीजों में थोड़ा सा अपर हैंड देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सेना को अपर हैंड नहीं दीजिएगा तो ऐसे इलाकों में जो भी इंसर्जेंट है, जो भी उग्रवादी हैं, उनको अपर हैंड मिल जाएगा। वो पॉलिटिकली और सामरिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर तरह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो जनतंत्र है, जो लोग बाग हैं, उनका उत्पीड़न कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, उनको देश की मुख्य धारा से दूर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान भारत के लोगों का ही होता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कानून क्यों लगाए जाते हैं। और जब आज जो सिचुएशन है, जबकि देश को लग रहा है और ये देश को अचानक से सपने में नहीं आया है, इसके लिए बाकायदा कई सारी कमेटियां गठित करी गई थी, कई सारे अध्ययन किए गए थे, कई सारे लोगों से बातचीत करी गई थी। वहां की जो चुनी हुई सरकारें हैं 7 सिस्टर्स की, 7 प्रदेशों की, उन चुनी हुई सरकारों से एक गहन अध्ययन विमर्श के बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। वहां के लोगों के साथ में हमेशा ये एक भय बना रहेगा अभी कुछ दिनों तक कि क्या वहां पर उग्रवाद फिर से वापस आ सकता है सेना के हटने के बाद। इस भय को देखते हुए भी अगर ये कदम उठाया गया है, अफस्पा को वापस लिया गया है कुछ इलाकों से, तो ये स्वागत योग्य कदम बिल्कुल है। और वहां के लोगों को भी अब ये चाहिए कि देश की मुख्य धारा में जुड़े। और वर्तमान सरकार का देखिए, अब जब से 2014 से ये सरकार आई है, तब से उनका बहुत ही ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट के ऊपर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट हमेशा से, काफी दिनों से, पिछले 50 सालों से इस बात का शिकार रहा है कि मुख्य धारा में दिल्ली से वहां की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के साथ साथ वो वैचारिक डिस्टेंस भी हो जाया करती थी। हम वो उनको अभी मुख्य धारा में लाने में काफी समय लग गया है। इस सरकार ने थोड़ा सा तेजी पकड़ी, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने मेहनत नहीं करी, कोशिशें नहीं करी, लेकिन उस समय समस्या बहुत भीषण थी। इस सरकार को विरासत में समस्या कम मिली है और उस समस्या को वो धीरे धीरे और कम कर रहे हैं। इंसर्जेंसी वाले जो भी हालात थे, अब उनमें लगभग काबू पा लिया गया है। और वहां के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी देश की और सरकार की मदद करी है इस समस्या काबू पाने में। इसलिए मुझे लगता है कि सेना का काम खत्म हो रहा है, सेना धीरे धीरे करके वहां से वापस आएगी। और सेना वैसे भी दुश्मनों से लड़ने के लिए होती है, सेना कभी अपने नागरिकों से लड़ने नहीं जा रही, चाहे वो सेना हो चाहे पैरामिलिट्री हो। अगर वो वहां पर है तो लोगों की सुरक्षा के लिए थे, और अगर वो वहां पे नहीं है तो ये भी लोगों की सुरक्षा के लिए ही नहीं है। लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जो लोकल पुलिस है वो भी देश के नागरिक तंत्र का एक भाग है, वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाए। जिम्मेदार लोग अपनी भूमिकाएं निभाएं, जो भी अथॉरिटीज है वो अपनी भूमिका निभाएं। सेना काम खत्म हो जाता है, सेना वापस जा रही है। इसलिए लोकतंत्र में और भारत जैसे विविधता भरे लोकतंत्र में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबको लेकर के साथ में लेकर के चलना पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट जो हमारे देश के एक बहुत ही प्रधान भूमिका रखते हैं देश को डेवलप करने में, उनको कम से कम कष्ट हो, ये भारत की तमाम सरकारें चाहती हैं। और इसी वजह से अब देखिए इतना अच्छा कदम उठाया गया, अफस्पा को वहां से हटाया जा रहा है। लोगों को जो भी संशय था सेना को लेकर के, वो मुझे लगता है बहुत जल्द दूर होगा। और सेना के प्रति जो थोड़ी बहुत कड़वाहट उनके मन में कहीं ना कहीं लोगों के कहने की वजह से भर गई होगी, वो कड़वाहट भी अब दूर हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक बात है। राजेश भारती जी, बस एक सवाल मुझे लगता है और थोड़ा सा मेरे जहन में आ रहा है कि इसको हम यदि आतंकवाद से थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्योंकि हम उन्हीं एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जो वहाँ के लोकल पुलिस नहीं संभाल सकती थी, या स्थितियाँ ऐसी हो जाएं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो इस तरह के लोग होंगे, जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका माइंड ही होता है ये तमाम चीज़ें करना या अशांति फैलाना, ऐसा नहीं लगता कि उनके हौसले थोड़े से और बढ़ सकते हैं इस तरह के डिसीजन से? देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए जो आसपा का प्रयोग है, ये तो अंतिम विकल्प है। जब आप हर समाज के अंदर या क्षेत्र के अंदर एक राजनीतिक तंत्र है, और राजनीतिक तंत्र के नीचे जो है, गवर्नमेंट के नीचे जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक अंग पुलिस व्यवस्था है, सिविल पुलिस का भी एक कॉन्सेप्ट है, और समाज भी अपने आप में पुलिसिंग का काम करती है। जो हम कहते हैं कि बहुत सारे जो चेक है समाज में अंदर, बहुत सारे जो रोक है, वो तो समाज के अंदर ही हो जाता है। सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों से रोक होता है। आस्था के हट जाने से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ जाएगी, ये बात नहीं। आतंकवाद की घटनाओं के बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, वो परिस्थितियां यदि फिर से बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फिर से जो है आपको आस्था की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आस्था लगने का मतलब है कि राजनीतिक तंत्र असफल है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असफलता आस्था लगना होता है। जब किसी समाज में राजनीतिक तंत्र की असफलता होती है तो उसकी कीमत आम नागरिक चुकाता आस्था के रूप में। आम नागरिकों का कोई दोष नहीं होता। यदि कहीं पे भी इंसर्जेंसी या आतंकवाद जैसी दूसरी समस्याएं आ रही है आपके सामने, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए, इन तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ही एक राजनीतिक तंत्र, एक लोकतंत्र में बना है, जिसमें जनप्रतिनिधि, हम कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, राज्य में एमएलए और सेंटर के लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा में एमपी आ रहे हैं चुन के। तो ये जो पूरा तंत्र है, इसका काम ही है कि समाज के अंदर पैदा होने वाले मुद्दों को, समाज की मांगों को, समाज की परिस्थितियों को डील करे और समाज को सही दिशा में लेकर चले। बेसिकली आस्था लगना राजनीतिक तंत्र की असफलता है। ये जब भी लगी है तो वो राजनीतिक तंत्र की विफलता थी, और आज भी जब जिन राज्यों में है लगा हुआ, तो वो भी जो है राजनीतिक तंत्र की विफलता है। आस्था को बार बार हम इसका इस्तेमाल करके हम नागरिक समाज को कमजोर न करें। हमें आस्था से बाहर निकलकर हमें अपने सिविल तंत्र को, हमें अपने व्यवस्था को ठीक करके हमें ऐसी परिस्थिति दोबारा पैदा नहीं हो, इसके लिए उस समाज के लोगों को भी सोचना है, और व्यवस्था में बैठे लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है हर समय। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर ये जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है, और दोबारा जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर वापस से इसका डिसीजन वैसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक अच्छा निर्णय इसलिए भी है क्योंकि इसकी मांग बहुत तेजी से उठी थी कि फिलहाल इसको हटाया जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जहां तक आस्था की बात है और आतंक को पनाह, इसको कनेक्ट ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, और ये एक आखिरी विकल्प है कि जो आस्था होगा ये आखिरी विकल्प होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए। फिलहाल इसके पॉइंट्स अलग हैं, इसके पावर अलग थे, और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, इमरजेंसी टाइप स्थितियां हुई हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ी है। बहुत सारे स्टेट्स ने मांग की थी कि इसको हटाया जाए, और हटाया भी गया, इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य। लेकिन हाँ, यदि स्थितियां बिगड़ती हैं तो दोबारा से इसको लागू भी किया जा सकता है। इसलिए ये ना सोचा जाए कि ये चीजें हट गई हैं तो आतंकवाद बढ़ जाएगा या और चीजें होंगी। इससे लड़ने के लिए तमाम लोगों को जागरूक भी होना है, समझना भी है, और निश्चित तौर पर इसके लिए काम भी किया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।